नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल भाजपा चीख चीख कर कहती है जिस राज्य में चुनाव आते हैं कि हिंदू भयंकर खतरे में। भयंकर, भयंकर शब्द का अर्थ आप समझते रहे। और चुनाव खत्म, भाई का हिंदू सुरक्षित हो जाता है और फिर उसके साथ जैसे भरत तिवारी का एनकाउंटर होता है, ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आपका बेटा अगर सवाल करेगा नियम का, सवाल करेगा कानून का, तो वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद सबको खुली किताब पढ़ लेना चाहिए। अब आज हिंदू खतरे में हो ना हो, भाजपा पूरी तरीके से खतरे में है। और उसका रीजन, आज ही ट्रस्ट की बैठक है। उससे पहले कोषाध्यक्ष ने हाथ खड़े कर दिए, कोष से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और कल दिन में बीजेपी के बड़े नेता माने जाने वाले संबित पात्रा का फोन हैक कर दिया। वो चिल्लाते रहे, कोई पैसे मन दे देना, कोई कुछ, मेरा फोन नहीं है, हम सबको आगाह कर रहे हैं। सभी पत्रकारों को मैसेज लिख रहे थे, सभी पत्रकारों से वो मदद मांग रहा था। क्या जहां कहा जा रहा है कि पर भी नहीं कोई मार सकता, वहां आतंकवादी आके लाल किला पर लोगों को मार के चले जाते हैं। पहलगाम में हमारी कई बेटियों का मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था, उनका सुहाग उजड़ जाता है, और फिर भी हम यही कहेंगे हमारे यहां कोई पर नहीं मार सकता है। तो सर, मेरी निगाह में जो मैं समझ पा रहा हूं, इस समय हिंदू के साथ साथ बीजेपी भयंकर खतरे में है। आरएसएस मोहन भागवत से मंदिर चोरी का सवाल पूछा तो वो भागने लगे। वो कह रहे हैं हम 5 देशों को ट्रेनिंग देंगे। ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट है, कोई कहीं ट्रेनिंग नहीं देगा सर। केवल राम मंदिर के मुद्दे से डाइवर्ट कैसे हो मसला। और इसीलिए गोविंद देवगिरी महाराज ने कह दिया कि मेरा ट्रस्ट से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर कल आप जब बात आए तो आप कहो। मेरे तो दस्तखत ही नहीं होते थे। आप पहला वाकया सुन रहे होंगे कि कोषाध्यक्ष के चेक पे दस्तखत नहीं होते थे। फिर कोष कौन चला रहा था, और फिर उन्हें इस्तीफा क्यों दिया गया जब उनका कोष से कोई लेना देना नहीं था। कई सवाल हैं। तो सर, क्या भाजपा खतरे में है, हिंदू खतरे में है, या पूरा सिस्टम खतरे में है? सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार हो गया कि पूरा सिस्टम ही खतरे में। देश खतरे में है, और निश्चित रूप से देश ही खतरे में, क्योंकि अगर सिर्फ भाजपा खतरे में होती तो चुनाव ठीक हो जाते और सरकार बदल जाती। अगर आरएसएस खतरे में होता, या मंदिर खतरे में होता, या चढ़ावा खतरे में होता, तो सब कुछ, सरकार बदल जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन सरकार नहीं बदलने वाली है, और नहीं बदली कई बार। और चुनाव चोरी से जो संबंधित मामले हैं, उसको आप देखिए तो उसमें साधारण नहीं लगता है कि ऐसे ही कोई ये है। और अब जो दिखाई दे रहा है वो तो साफ साफ है कि संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में ना रहे, या कोई और चुनाव जीत जाए, या चुनाव बीजेपी के लोग हार जाएं। आप इसको जैसे देखिए, यही व्यवस्था होती रही है। एसआईआर उसका उदाहरण है, और एसआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने चलने दिया। और अभी जो चिट्ठी लिखी थी विपक्ष के नेताओं ने, तो वो चिट्ठी, खबर ही यही थी कि हमने शुक्रवार को चिट्ठी दी, और वो लगभग एक हफ्ते तक, सॉरी इतवार को चिट्ठी दी, और वो एक हफ्ते तक उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई या उसकी खबर नहीं बनी। तो उन लोगों ने, चिट्ठी देने वालों ने, शुक्रवार को उसको जारी की। तो ये हालत हो गई है कि अगर 23 विपक्षी दल कह रहे हैं कि देश में चुनाव ठीक नहीं हो रहे हैं, एसआईआर ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को लिखकर दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक्नॉलेजमेंट भी दिया होता तो चिट्ठी पब्लिक करने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता दिया कि नहीं दिया, लेकिन दिया होता तो जाहिर है लोग उम्मीद करते कि जब चिट्ठी का एक्नॉलेजमेंट है तो आगे कुछ कार्रवाई होगी, कुछ बोलेंगे, और लोग इंतजार करते तब शायद। लेकिन चिट्ठी पब्लिक होने के बावजूद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। तो जब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ये स्थिति है, तो चंदा कलेक्ट करने के लिए, या चंदा गिनने के लिए, या नोटों का बंडल बनाने के लिए, आप उसको जो कहिए, अगर किसी एजेंसी से लोग ढूंढ लाए गए थे, या किसी एजेंसी से
मांग लिए गए थे लोग 10-15-20 हजार रुपए की नौकरी पर, जबकि इतने सारे हिंदू हैं जो ये काम मुफ्त में कर सकते थे और उनसे उन पे शक नहीं होता कि वो पैसा चोरी करेंगे वगैरह। फिर भी ये सब हुआ और चोरी हुई। और जैसा आपने बताया अभी कि कोषाध्यक्ष ने माने बैठक है जिस दिन, उसके एक दिन पहले कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई मेरा तो कोई लेना ही देना नहीं, मैं तो पुणे में रहता हूं। और जो आदमी अगर कोषाध्यक्ष पुणे में रहता है तो वो कोषाध्यक्ष है क्यों, या उसको बनाया क्यों गया, और बनाया गया तो उसको अयोध्या में रहने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई, या क्यों नहीं रह रहा है। और जैसा होता है, अगर इस तरह की ट्रस्ट में जो अगर कोई ट्रेजरर है तो उसका सिग्नेचर तो मस्ट होना चाहिए, कि उसके बिना तो चेक पे बैंक से कोई पैसा ही नहीं निकलना चाहिए। तो वो नहीं था, या बैंक से पैसा नहीं, बैंक माने जो साइन करता है उसी को बैंक में बैलेंस बताया जाता है, दूसरे किसी को बैंक में बैलेंस बताया नहीं जाएगा। जो साइन करता है उसी को चेकबुक मिलेगी वगैरह वगैरह। बैंक से सारा कॉरेस्पॉन्डेंस वही कर सकता है किसी भी संस्था की तरफ से जो चेक पे साइन करता है। और चेक पे साइन करने वालों में एक तो ट्रेजरर होना ही चाहिए, दूसरा सेक्रेटरी या अध्यक्ष हो सकता है। दो ट्रेजरर हो तो सर्वश्रेष्ठ है कि दोनों पैसे एक आदमी के पास जिम्मेदारी है, और जो जिम्मेदारी है वो सीधा आदमी। अगर दो आदमी होगा तो जाहिर है जिम्मेदारी बटेगी। और यहाँ यही दिखाई दे रहा है कि जिम्मेदारी बटी हुई थी, और ऐसी बटी हुई थी कि ट्रेजरर के पास कुछ था ही नहीं। तो ट्रेजरर या कोषाध्यक्ष जो है उससे अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा था, एफआईआर हुई नहीं, और सब लोगों ने उन्हीं को इस्तीफा दिया वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। जाहिर है कि वो एक औपचारिक मामला था कि भाई हमने आपको कोषाध्यक्ष बनाया, आपका सम्मान नहीं किया, आपका ख्याल नहीं किया, या आपको बाईपास किया, और अब चोरी का मामला लग रहा है तो आप ही संभालो, हम इस्तीफा दे रहे हैं। मोटा मोटी आपने कहा ना कि इस्तीफे का क्या मतलब है, उनको क्यों दिया। तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी इसका मतलब यही है कि भाई कोषाध्यक्ष तो आप थे, आपको सब कराना था, सब चलाना था, सब देखना था, आपने देखा नहीं, या हमने आपको देखने नहीं दिया, जो कुछ भी है। और चूंकि हमने आपको देखने नहीं दिया, या आपने हम पर भरोसा करके छोड़ दिया, और हम जब चला रहे थे या हमने जैसे भी चलाया उसमें ये चोरी का आरोप है, और ऐसा है, मैंने बहुत सारे सबूत ऐसे हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि चोरी तो हुई ही है, गड़बड़ी तो हुई ही है। तो इन लोगों ने उनको इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफे पे बातचीत होनी है, मैंने कहा था कि 14 दिन बाद इस पे बात होनी है, और 14 दिन बाद उन्होंने कह दिया कि हम कुछ जानते नहीं है और हमारा तो कोई उसमें मतलब ही नहीं था। तो मैं जो पहले से अभी तक कहता रहा हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है जिससे लगे कि चंदा चोरी रोकने की भी कोई जरूरत थी, या उसका भी ध्यान रखा जाना था कि पैसों की गड़बड़ी नहीं हो। पूरा सिस्टम ऐसा था कि कुछ पैसा कहीं जाना है, मैं नहीं जानता कहां जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, लेकिन कुछ पैसा कहीं जाना है, वो वहां चला गया है जहां भी गया। और कितना पैसा गया है, कैसे गया है, वो जो तय होगा वही गया है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है तो वो उन लोगों का मामला है, देखेंगे, लेकिन देखेगा कौन वो भी स्पष्ट नहीं था वगैरह वगैरह। तो ये सब तो चल रहा था। ये सरकार ने, हम भाजपा ने, सरकार ने मंदिर में ये व्यवस्था की है। और अगर मंदिर में ये व्यवस्था है तो सरकार ने देश में क्या व्यवस्था की होगी हम लोग समझ सकते हैं। अगर चढ़ावे के पैसे के का संरक्षण ऐसा है तो बाकी जगह क्या व्यवस्था होगी हम समझ सकते हैं। वही व्यवस्था है या उसी का कारण है कि संबित पात्रा का फोन हैक हो जाता है। मतलब जहां मंदिर में पैसे अपने आप आ रहे हैं और उसको जहां जाना है वहां चला जा रहा है, पूरा या उसका जितना भी प्रतिशत है वो वहां चला जा रहा है, ठीक है। और जहां और दूसरी जगहों से भी पैसा चाहिए संभवतः, इसलिए लोगों के फोन हैक हो रहे हैं। और उससे जो फोन जो ये सब कर रहा है अपराध, या जिसके जरिए ये सब किया जा रहा है, वो भी अपना पैसा शायद कहीं देता होगा, वरना वो पकड़ा क्यों नहीं जाएगा। और उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कि वो बीजेपी के ही एक बड़े नेता को या बहुत जाने माने नेता को का फोन हैक कर ले और उसी के मित्रों को शिकार करना शुरू कर दे। तो जाहिर है कि अगर कोई आदमी इतनी हिम्मत कर रहा है कि वो बीजेपी के नेता के फोन हैक कर रहा है, मतलब मैं ये नहीं मानता कि वो कुछ नहीं जानता है और उसने एक फोन हैक कर लिया तो समझ गया, उसको नाम से नहीं समझ में आया, पत्रकारों के नाम से नहीं समझ में आया, किसी एक पत्रकार के रिएक्शन से नहीं समझ में आया, वगैरह वगैरह। तो तमाम सारी बातें हैं जो ये बताती हैं कि
वो जानते समझते उसने संबित पात्रा का फोन हैक किया है, और ये दिखाने के लिए भी हो सकता है, चैलेंज भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, और एकदम डर नहीं होने के कारण भी हो सकता है। और एक संभावना ये भी है कि मजबूरी में वो कर रहा हो, तो जो सामने आया उसका कर लिया, लेकिन वो एक मजबूर आदमी इतना मजबूत है कि उसको संबित पात्रा उसके शिकार हो जा रहे हैं। अगर संबित पात्रा एक मजबूर आदमी के शिकार हो जा रहे हैं, तो आप समझिए कि आम आदमी का क्या हाल है। अगर किसी का फोन हैक हो जाता है तो उसका पूरा बैंक फोन से ही चलता है, किसी का भी। हम सब लोग फोन से ही अपना बैंक चलाते हैं, और अगर मेरा फोन कोई दूसरा आदमी ऑपरेट कर रहा है, और जाहिर है कि मैं यही होता है कि मेरा फोन मेरे पास है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरे फोन का कोई दूसरा क्या इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मेरे बैंक अकाउंट को भी ऑपरेट कर सकता है और जो भी गड़बड़ी है वो कर सकता है। इस केस में क्या हुआ, कितना हुआ, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, और बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई है, क्योंकि पत्रकारों का मामला था और पत्रकार उतनी जल्दी शिकार नहीं होते, तो पत्रकार शायद शिकार नहीं हुए हैं, और जो भी अपराधी था या जो जिसने भी फोन हैक किया था उसको पैसे नहीं मिले, बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिले, वगैरह वगैरह, वो सब अपनी जगह है, शायद नहीं मिले, लेकिन इतना ही अपने आप में पर्याप्त है कि संबित पात्रा का फोन हैक हो गया। और 2014 में या 16 में या 17 में बीजेपी का वेबसाइट हैक हुआ था। उसके बाद अभी हम लोगों ने देखा कि सीबीएसई की वेबसाइट का क्या हाल है, एनटीए के वेबसाइट का क्या हाल है, और ये सब हम लोगों ने देखा। तो अगर डिजिटल इंडिया, मोदी जी का बहुत बड़ा वो है, डिजिटल इंडिया करते हैं, और डिजिटल इंडिया के दम पर वो बहुत सारे दावे करते हैं। तो डिजिटल इंडिया की ये हालत है कि बीजेपी का वेबसाइट है, कॉर्पोरेट का, और ये सब तो है ही है, उसकी तो कोई पूछ ही नहीं है। मैंने अपना वेबसाइट इसलिए बंद कर दिया कि वो उसको हैक करके डिफेस कर दिया गया था, और सरकारी नियम में ये था कि मेरे वेबसाइट से जो ईमेल का मिसयूज होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा, जिसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। जैसे अगर ये नियम बना दिया जाए कि आपका फोन हैक हुआ और आपके फोन से अगर किसी को पैसा किसी को ठगा गया तो आप जिम्मेदार होंगे, तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा कि मैं फोन ही नहीं रखूं। वैसे ही वेबसाइट में नियम था कि मेरे वेबसाइट से जो ईमेल एड्रेस चल रहे हैं उस पे अगर कुछ गड़बड़ी होगी या उसको मिसयूज किया जाएगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, तो मैंने वो वेबसाइट बंद कर दिया। तो अगर बिजनेस करना है आपको और आप इंटरनेट नहीं चला सकते, वो भी तथाकथित डिजिटल इंडिया में, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है, या मैं कहता हूं कि मैंने इसीलिए कुछ नहीं किया कि यहाँ कुछ काम करने की स्थितियां नहीं है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बावजूद है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जिस ढंग से लोगों को ठगा जा रहा है उस ढंग से तो अति है। लेकिन अगर मंदिर का पैसा चोरी जा रहा है तो ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, और मंदिर में पैसे चुराने के लिए अगर संवैधानिक पद पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो मंदिर में उन लोगों से कैसे उम्मीद की गई जो एक एजेंसी के जरिए 20-20,000 रुपए, 15,000 रुपए की नौकरी पर नोट गिनने के लिए रखे गए थे, तो जाहिर है उनको चोरी करनी ही थी। तो ये एक व्यवस्था का हिस्सा हो सकता है। और अब जब ये खबर आ रही है कि सेक्रेटरी ट्रेजर उसमें शामिल ही नहीं थे, तो जाहिर है कि सिस्टम ऐसे ही बनाया गया था। तो वहां मंदिर के पैसे में और यहाँ जो सोसाइटी में समाज का लोगों का पैसा है, दोनों में बहुत क्लियर है कि कंट्रोल नहीं है सरकार का, या पुलिस का डर नहीं है। आप उसको जैसे देखिए, तो अगर पुलिस का डर नहीं है, सरकार का कंट्रोल नहीं है, तो यही होता है। ये क्यों होता है या क्यों हो रहा होगा, तो इस पे अनुमान यही लगाया जा सकता है कि अगर युवा प्रतिभाशाली हैं, उनके पास काम नहीं है, उनको पैसा चाहिए, तो वो क्या करें। अगर उनको सही ढंग से काम करके पैसा नहीं मिलेगा तो वो यही सब करेंगे, उनकी मजबूरी है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं नहीं कह रहा कि उनका ये करना सही है, लेकिन वो क्या करें अगर सरकार नहीं बताएगी, तो वो उनकी मजबूरी है जिसमें वो कर रहे हैं। अभी हाल में खबर छपी थी कि नोएडा में एक कंपनी चलती थी जिसने एक बिल्डिंग में काफी बड़ा क्षेत्र किराए पे लिया था, 100 से ज्यादा लोग काम करते थे, और अच्छा भला किराया था उसका, जिसमें ये सारे लोगों का काम ही यही था
कि ये लोगों से पैसे ठगते थे। अगर पैसे ठगने के लिए ही 130 लोगों को नौकरी दी जा रही है और 130 लोगों को, और वो अमेरिका में लोगों को ठगते थे, यहां नहीं ठगते थे, तो यहां ऐसा काम किसी को क्यों करना पड़ रहा है कि वो अमेरिका में लोगों को ठग रहे हैं? तो जाहिर है कि यहाँ नौकरी नहीं है और अमेरिका में ठगना अपेक्षाकृत आसान है, तो वो ठग रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए पकड़े गए कि वो अमेरिका में ठग रहे थे या अमेरिका से किसी ने शिकायत की होगी। मुझे लगता है कि वो इसलिए पकड़े गए कि वो थाना में या जहां भी उनको ठीक हिस्सेदारी पहुंचाने में गड़बड़ हुई होगी या वो हिस्सा नहीं पहुंचा रहे होंगे, इसलिए पकड़े गए। वो समझ रहे थे कि भाई हम तो ऑफिस चला रहे हैं, हमारा तो व्हाइट कॉलर जॉब है, किसी को पता ही नहीं है कि हम क्या करते हैं, हम कुछ गलत काम करते नहीं है। मतलब यहाँ भारत में अगर किसी को ठगते नहीं है तो हम भारत में तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कमा तो रहे थे लेकिन हिस्सा नहीं दे रहे थे, इसलिए वो पकड़े गए। भारत में ये एक अलग समस्या है कि जो कमाता है उससे रंगदारी या हिस्सेदारी मांगी जाती है। सरकार किसी की हो, कहीं भी हो, उसका नाम अलग अलग हो सकता है, हफ्ता वसूली से लेकर सब कुछ चलता है। तो मुझे लगता है कि इसका मामले में जो नोएडा में पकड़ा गया वो भी ऐसा ही होगा। और जब आदमी के पास काम नहीं होगा, टैलेंट होगा, तो वो क्या करेगा? मजबूरी है पैसा कमाना, और पैसे कमाने के तमाम तरीके बंद कर दिए गए हैं। उस पर मैं पहले बोल चुका हूं, अलग बोल चुका हूं कि जो विदेशी पैसा आता है, विदेशी चंदा आता है, तो पैसे जो देता है उससे ज्यादा चिंता हमारी सरकार करती है कि पैसे से आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो हमारी सरकार तय करती है। देने वाला तो दे देता है, उसको चिंता नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं। और ठीक है, चूंकि उसको चिंता नहीं होती है इसलिए सरकार कहती है कि वो शायद सरकार के खिलाफ काम करने के लिए दे रहा है। तो अगर मैं भारत में रहकर विदेश से पैसे लेकर सरकार के खिलाफ काम कर सकता हूं, कर रहा हूं, तो सरकार पैसे तो मुझे लेने दे, करे मेरे खिलाफ कार्रवाई जो मैं कर रहा हूं, काम तो होगा। मैं अगर 4 लोगों को नौकरी दूंगा तो वो 4 लोग तो नौकरी करेंगे। तो सरकार वो भी नहीं करवा सकती है, उसमें वो आसान रास्ता ढूंढती है, जो न्यूज क्लिक के साथ हुआ। जो अभी मैं बता रहा हूं कि 113 लोग, 100 से ज्यादा लोग काम करते थे और उस ऑफिस को इसलिए बंद करा दिया गया कि वो विदेश से गलत पैसा लेते थे, विदेश में ठगी करते थे। ऐसा न्यूज क्लिक के साथ हो चुका है। न्यूज क्लिक पे यही आरोप लगाया गया था कि वो चीन के लिए प्रचार का काम करते हैं, चीन से पैसा लेते हैं, सोरोस से पैसा लेते हैं, वगैरह वगैरह। बाद में वो सब कोई मामला चला नहीं। तो सरकार अपने डर से या विरोधियों को परेशान करने के लिए या जो सबसे आसान तरीका समझती है उससे ऐसे काम कर रही है जिससे नौकरियों की दिक्कत हो गई है, नौकरियां नहीं है। और अगर नौकरियां नहीं होगी तो आदमी क्या करेगा? उसमें एक चोरी यह है जिसमें संबित पात्रा जैसे भी फंसेंगे। और अगर संबित पात्रा फंस रहे हैं तो कौन सुरक्षित है वो सरकार तय करे। बाकी लोगों की तो सरकार को चिंता नहीं है, वो सबको पता है। और जिसकी सरकार को चिंता नहीं है वो सरकार के भरोसे नहीं है, ये भी कहा जा सकता है, या वो उसके पास कोई विकल्प नहीं है, जैसा भी देखिए। लेकिन इन सब स्थितियों में अक्सर ये कहा जाता है कि गरीबी कहाँ है, पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, जीडीपी कम है। कहाँ है भाई? जीएसटी इतना आ रहा है, गाड़ियां इतनी बिक रही हैं, आईफोन का नया लॉन्च हुआ मॉडल तो इतना आ गया, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें कही जाती हैं और ये सब दिखाया जाता है। सच्चाई ये है कि कुछ लोगों के पास तो बहुत ज्यादा पैसा है और उनके वो आईफोन के लिए लाइन लगा देते हैं या वो मर्सिडीज खरीदने के लिए उतावले रहते हैं कि नया मॉडल कौन सा है। और सरकार उनके दम पर ये कहती है कि सब ठीक नहीं है तो ये कैसे हो रहा है। सच्चाई ये है कि 140 करोड़ की आबादी में कुछ लाख लोग या कुछ करोड़ लोग पैसे वाले हैं जिनके लिए भी सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। जैसे मैं कल एक मॉल में चला गया जो पैसे वालों का मॉल है, बहुत महंगा मॉल है, मैं अमूमन वहां नहीं जाता, नहीं जा सकता, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन वहां गया तो पता चला कि सबसे पहले पार्किंग फुल। अब आप किसी मॉल में जाइए या महंगे मॉल में जाइए इस उम्मीद में कि आप ऐश करेंगे आराम से, तो आपको पार्किंग फुल मिलता है। और बहुत बढ़िया मॉल है, सब कुछ बढ़िया है, एस्केलेटर नहीं चल रहा है। अब एस्केलेटर मॉल में नहीं चल रहा है, प्राइवेट मॉल में नहीं चल रहा है, एयर कंडीशन मॉल में नहीं चल रहा है, तो बाकी के तो अब रेलवे स्टेशन पे नहीं चलता है तो उसमें कोई क्या बोले। तो रेलवे स्टेशन पे तो नहीं ही चलता है,
वहां खबर आती है कि कुली जो है ट्रेन के समय एस्केलेटर बंद कर देता है। तो मॉल में कौन बंद कर रहा है, कैसे बंद हो रहा है पता नहीं, लेकिन बंद था। मैंने ठीक है, मॉल में दूसरे एस्केलेटर भी थे, लिफ्ट भी था, और मॉल में बहुत ज्यादा होते इसलिए बहुत असुविधा नहीं थी, लेकिन दिक्कत तो थी ही। सबसे दिलचस्प ये रहा, इतनी भीड़ थी मॉल में, जब पार्किंग फुल था तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ कितनी होगी। तमाम सफाई कर्मचारी लगे थे, सफाई हो रही थी, फिर भी शौचालय वैसा साफ नहीं था जैसा प्राइवेट मॉल का साफ रहता है या जैसे होना चाहिए। तो वहां भी भयंकर बदबू आ रही थी। तो ये तो पैसे वालों का हाल है, गरीबों के लिए कुछ है नहीं। जो पैसे वाले हैं, जो पैसा दे रहे हैं, खर्च करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए भी नहीं है। तो ये स्थिति सरकार ने बनाई है, जहां लोग अपना काम नहीं कर रहे, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, या किसी को जिम्मेदारी दी ही नहीं गई है। तो इस कारण ये हालत हो गई है कि लोग अपने हिसाब से जो चाहते हैं वो करते हैं, या करने को मजबूर है। उसमें पैसे ठगना, लूटना शामिल है। सरकार अगर विदेशी पैसे लाने नहीं देगी या नहीं देगी, इन्वेस्टमेंट करने की स्थितियां नहीं है, और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट थे वो सरकारी नीतियों के कारण वापस ले जाए गए, तो जाहिर है कि यहां संकट है। सरकार माने ना माने, और अगर सरकार योग्य प्रतिभाशाली बच्चों को नौकरी नहीं देगी तो वो इधर उधर कुछ करेंगे। विदेश जाने का अलग संकट है। पहले होता ये था कि विदेश चले जाते थे, और विदेश चले गए, वहां नौकरी वोकरी मिल गई तो अलग। लेकिन अमेरिका में ट्रंप जी ने जो कर रखा है उसका अलग कहानी है। और एक बहुत अच्छी नौकरी है जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था, जो मैरिन मर्चेंट नेवी की नौकरी है, पानी वाले जहाज पे नौकरी है, उसमें 3 लोगों को मार दिया गया। मोदी जी ने सवाल नहीं करा, जो सब किया, जो प्रचार हुआ, वो सबके बावजूद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि बहुत रफ जॉब है, जबकि उस जॉब को हमारे यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। तो उसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो आदमी क्या करे? मैंने बहुत लोग मिलते हैं जो ये तय नहीं कर पा रहे कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। एआई का जमाना अलग से आया, तो बच्चों को आप क्या पढ़ाएं यही तय नहीं हो रहा है, इस पर कोई गाइडेंस नहीं है। तमाम सारी बातें हैं जिसके कारण समाज ऐसा हो गया है कि उसको क्या करना है पता नहीं है, और बुनियादी जरूरत मतलब इलाज कराना से लेकर के तमाम सारी दिक्कत है। मैंने दिल्ली में पहले मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था आम आदमी पार्टी के जमाने में, वो बिल्कुल अलग चीज थी, उसको बंद करके आयुष्मान योजना शुरू की गई। आयुष्मान योजना ऐसी है कि मैं जिसको कहता हूँ, जो मुझसे कहता है कि जरूरत है इलाज कराना है, उससे मैं कहता हूँ आयुष्मान का कार्ड बनवा लो, तो कहता है कि नहीं मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो मैंने आयुष्मान में कोई एलिजिबल ही नहीं है, या जो एलिजिबल है वो इतने गरीब लोग हैं कि वैसे गरीब को भी आयुष्मान का बनवा करके, और सरकार ये दावा कर रही है कि आयुष्मान योजना का लाभ है, जबकि अस्पताल में इलाज सबको फ्री होना चाहिए। तो सबका तो नहीं ही है। आयुष्मान इतने नीचे लोगों के लिए है, वो करीब करीब उनके लिए है जिनको मुफ्त राशन मिल रहा है, या उनको भी नहीं है। मतलब मुफ्त राशन तो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है, लेकिन 80 करोड़ का मतलब हो गया आधे लोगों को, तो आधी आबादी को, तो यहाँ वो भी नहीं। तो बहुत बुरा हाल कर रखा है सरकार ने। और जो आपने सवाल किया कि क्या भाजपा खतरे में है, तो भाजपा अपनी योग्यता, क्षमता और अगर उदारता कहें तो वो सब कुछ दिखा चुकी है। उसको जो अपना स्वार्थ था वो भी दिखा कि भाजपा के मुख्यालय तो बन गए, आरएसएस के कार्यालय तो बन गए, देश भर में बीजेपी के ऑफिस बन गए, लेकिन आम आदमी को क्या मिला वो आम आदमी देख रहा है। अगर सबको मुफ्त राशन के भरोसे ही रहना है, नौकरी भी नहीं मिलनी है, तो जाहिर है कि बीजेपी को सब लोग देख चुके हैं, और जो हालात हैं उसमें बीजेपी निश्चित रूप से खतरे में है। और वो उसकी व्यवस्था बता रही है कि उसको बाकी किसी चीज से मतलब ही नहीं है। हर जगह से ऐसी व्यवस्था हो रही है जिसमें उसको उसका पैसा हिस्सा या पैसा मिलता रहे, चाहे वो सड़क बनाने में हो, चाहे वो भ्रष्टाचार से हो, चाहे वो ठगी से हो, चाहे वो मंदिर के चढ़ावे से हो। बीजेपी को या सरकार में जो लोग हैं उनको अपना हिस्सा मिल रहा है, वो सुरक्षित जा रहा है, ये दिखाई दे रहा है, या पहुंच रहा है, उसका खर्च भी दिखाई दे रहा है। आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, ये बहुत स्पष्ट हो चला है। माइक बड़ी डिटेल में बात कही है, और दर्शकों को समझना चाहिए कि कौन है खतरे में, खतरे में कौन। तो यही सवाल हम आपके सामने छोड़ के जा रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए खतरे में कौन। आपने सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।